Hello gentlemen, thank you so much for being here and thank you so much for watching me. Why United Nations is failing? अक़वाम मुत्तहिदा क्यों फेल हो रही है कि वो दुनिया में अमन कायम करे। अब मैं कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए और इस फैक्ट्स को मद्देनज़र रखे हुए आप फैसला कर सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में अमन लाने में क्यों फेल हो रही है, या फिर दुनिया में जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो चाहे कश्मीर पाकिस्तान इंडिया का इशू है, वो चाहे इज़राइल फ़लस्तीन का इशू है, वो चाहे इराक़ में कुछ चल रहा हो, वो चाहे दुनिया के जिस कोने में जो कुछ चल रहा हो, इसको क्यों इग्नोर किया जाता है। मेरे ख्याल में इस डिस्कशन के बाद आप ही समझ पाएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा क्यों इंटरेस्टेड नहीं है कि वो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स पे काम करें। सबसे पहले तो ये आप क्लियर कीजिएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स, वो फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना, यूके, ये 5 ममालिक हैं जो अगर फैसला ना करें तो रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता, कानून नहीं बन सकता, जो अगर फैसला करें तो कानून बन सकता है। अब हम डिटेल से बताएंगे कि ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं दुनिया में, स्पेशली हमारा आज वाले डिस्कशंस इज़राइल फ़लस्तीन पे भी होगा, क्योंकि अब तक इज़राइल और फ़लस्तीन में 10,000 से ज़ायद लोगों की जानें गई हैं दोनों तरफ, और इसमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। और इस 10,000 लोगों की जानें ज़ाय होने में किसकी हाथ है और किसको फ़ायदा पहुंच रहा है। अगर इस जंग में किसी को फ़ायदा हो रहा है वो है अमेरिकन कंपनीज ऑफ वीपन्स। हाँ जी, अमेरिका की जो वीपन्स कंपनी है उनको इस साल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जैसे ही ये जंग शुरू हो गई है, इस जंग में अमेरिकन कंपनीज़ की जो स्टॉक्स हैं उसमें 30 बिलियन अमेरिकन डॉलर की, US डॉलर की इंक्रीज़ आ गई। 30 बिलियन डॉलर कितनी बड़ी रकम है वो अंदाज़ा आप ही लगा सकते हैं। अमेरिका के 2 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर जिसमें रेथियोन्स एंड जनरल्स डायनामिक्स है, उन्होंने बहुत ही बेशर्मी से अपने इन्वेस्टर को ये बात कही है कि इज़राइल वार इज़ गुड फॉर आवर बिजनेसेस। हमारी जंग के लिए, हमारी बिजनेस के लिए इजराइली और फ़लस्तीन की जंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका की वो कंपनी जो हथियार बेचने का काम करती है, हथियार बेचने का बिजनेस नहीं बल्कि धंधा चलाती हैं, उसमें नंबर 1 लॉकहीड मार्टिन जो मशहूर कंपनी हथियार बेचती हैं, पिछले 3 साल में ऑल द टाइम हाईएस्ट सेल हो गई है इस जंग के बाद इस बार अमेरिकन कंपनीज़ को, जिससे जो हथियार बेचती है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो इज़राइल को फाइटर जेट्स बेचती है, कौन सी फाइटर जेट्स बेचती हैं? F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट्स, और इसके अलावा ब्लैक्स हॉक हेलीकॉप्टर्स अमेरिकन कंपनी बेचती हैं इज़राइल को, और इसके अलावा सबमरीन्स, कॉम्बैट्स व्हीकल, ऐसी दूसरे जदीद हथियार जिससे इज़राइल उन ममालिक के ख़िलाफ़ काम करते हैं, इस्तेमाल करता है जो वो अपना दुश्मन समझता है। इसी साल 2023 के जुलाई में अमेरिका और इज़राइल के बीच में 3 बिलियन डॉलर की एक डील साइन हुई है, और इस डील के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स पाबंद होगा इज़राइल को 25 मज़ीद F-35 फाइटर जेट देने के, जिससे इज़राइल अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, अपने दिफा के लिए। और इसी तरह दुनिया में बहुत सारे दीगर ममालिक भी हैं जो ऐसी किस्म की इंपोर्ट्स करा लेती हैं हथियार की, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें इंडिया भी शामिल है, और वो सारे ममालिक जिनकी टॉप 10 में आती हैं सेल इंपोर्ट्स करने की, हथियार से इंपोर्ट करने में, जिसमें टॉप पे आती हैं इंडिया और सेकंड नंबर पे आती है सऊदी अरेबिया, और तीसरा सबसे बड़ा मुल्क जो सेल करती हैं, इंपोर्ट्स करती हैं हथियार की, वो है कतर, और पाकिस्तान का नंबर इसमें 7 पोजीशंस पे आते हैं। 15 सितंबर 2016 को जब ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, यूनाइटेड स्टेट्स और इज़राइल के बीच में एक दूसरी डील साइन हुई थी, और इस डील के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स 3.8 बिलियन डॉलर्स के हथियार, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हर साल इज़राइल को देने का पाबंद होगा, और जो अगले डेकेड्स तक यानी कि 10 साल तक ये जारी रहेगा, और इसके बाद दूसरी कुछ डील साइन करनी होगी। तो इन सारी बातों को जहन में रखें आप लोग सोच सकते हैं कि इज़राइल के 92% इंपोर्ट्स जो हथियार की करते हैं, जदीद असला वो मांगते हैं, वो
अमेरिका से ही मांगते हैं। 92% इम्पोर्ट्स ऑफ हथियार वेपन्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। इस साल अमेरिका की जो सेल्स में इंक्रीज आ गई है वो 49% इंक्रीज है। उन्हीं सारी बातों को आप मद्देनज़र रखे ये कह सकते हैं कि क्या ये लोग अक़वाम मुत्तहिदा या इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है वो दुनिया की कॉन्फ्लिक्ट्स हल करने में कितने संजीदा होंगी, क्योंकि इसके पीछे फाइनेंशियल अटैचमेंट्स हैं, उसके पीछे फाइनेंस है, उसके पीछे अरबों डॉलर्स की वो सेल है जिससे वो हथियार बेच के दुनिया में अमन लाने के लिए नहीं बल्कि अमन ख़राब करने के लिए सब कुछ कर रहा है। दोस्तों, इस दौड़ में इजराइल भी कुछ पीछे नहीं है, यानी कि वेपन्स एक्सपोर्ट करने में, हथियार बेचने में इजराइल के पिछले साल 12.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो गई है, सेल होगी ये हथियार बेचने में। इजराइल दुनिया की 10वें बड़ा मुल्क है जो हथियार बेचता है। उसी तरह अगर आप लोग टॉप 4 मुल्कों की बात करें, वो 4 पहली रियासतें स्टेट्स जो हथियार बेचती हैं, उसमें सबसे पहला नंबर आता है यूनाइटेड स्टेट्स की। यूनाइटेड स्टेट्स बेचते हैं 40% ऑफ द टोटल सेल। अगर आप लोग ग्लोबली बात करें कि दुनिया में सारे मुल्कों की सारे हथियार बेचने की 100% बनाएं, इस 100% में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका 40% सेल करते हैं, उनकी कंपनीज 40% हथियार बेचती हैं दूसरे मुल्कों को। उसमें अरब शामिल हैं, अरब स्टेट्स शामिल है, उसमें पाकिस्तान शामिल है, उसमें इंडिया शामिल है, ये या वो सारे 58 ममालिक जो अमेरिका उनको सेल्स करते हैं हथियार की। दूसरे पोजीशंस पर रशिया आती है जिसका नंबर 16% है, यानी कि पूरी दुनिया की 100% हथियार की सेल को अगर आप लोग सामने रखें उससे रशिया बनाता है 16%। और तीसरे नंबर पे फ्रांस आते हैं जो 11% सेल्स कराते हैं हथियार बेचने की, वेपन्स बेचने की। और फोर्थ नंबर पे आते हैं चाइना जिसकी टोटल सेल्स होती हैं 5.2% ऑफ द टोटल ग्लोबल परसेंटेज जिसमें हथियार बेचने का काम हो। और 7वां नंबर यहाँ मैं आप लोगों को मेंशन करूँगा कि टॉप 10 की वो 7वें स्टेट, 7वां मुल्क जो सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है दूसरे मुल्कों में, वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसकी बनती है 3.2%। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस 5 ममालिक की शेयर की मैंने आप लोगों को बात की कि पूरे दुनिया में ये ममालिक कितने % सेल कराते हैं, ये इसलिए मैंने आप लोगों को कही क्योंकि ये 5 ममालिक जिसमें चाइना, अमेरिका, रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं, ये आपकी और मेरी अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल्स हैं उसकी परमानेंट मेंबर्स हैं। मतलब जिस तरह के हमने पहले डिस्कस की कि ये चाहेंगे तो रेजोल्यूशंस पास होंगे और ये नहीं चाहेंगे तो रेजोल्यूशंस यानी कि कानून बनना पूरी दुनिया में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए नहीं बन सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सिक्योरिटी, दुनिया की सिक्योरिटी की बात करना, जहां कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो ऐसे जिस तरह के हमारी और इंडिया की चल रहे हैं पिछले 75-76 साल में, जो एनर्जी और रिसोर्सेस और जो पैसा हमने खर्च किए हैं उसी कॉन्फ्लिक्ट्स पे, अगर उसी सारे पैसे, सारे एनर्जीज़ और सारे रिसोर्सेज को अगर हम एजुकेशन पे खर्च करते, ह्यूमन राइट्स पे खर्च करते हैं, तो आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि आज पाकिस्तान कौन से पोजीशंस पे होता है और इंडिया कौन से पोजीशंस पे होता। और इसी तरह जो 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जो फ्रांस, अमेरिका, रशिया, चाइना और इसी तरह यूनाइटेड किंगडम, क्या आप लोगों से सवाल करेंगे क्या ये 5 हुए ममालिक जिसकी पूरी दुनिया में 75% ग्लोबली सेल्स होती हैं हथियार की, यानी कि अगर पूरी दुनिया की सारे हथियार बेचने की कंपनीज जो शेयर्स बनाएंगी 100%, इस 100% में सिर्फ ये 5वें ममालिक 75% बनाते हैं। तो क्या 75% जिसकी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल्स होती हैं हथियार की, क्या वो चाहेगा कि दुनिया में अमन कायम करेगा? क्या वो चाहेगा कि दुनिया की जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो चाहे इजराइल पैलेस्टाइन की हो, वो चाहे पाकिस्तान इंडिया की हो, वो चाहे मुस्लिम्स दुनिया की या गैर मुस्लिम दुनिया की, जहाँ कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हो, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये परमानेंट मेंबर्स उसको रोकने के लिए काम करेंगे। वो सारे ममालिक जो हथियार की सेल करते हैं, जिनका धंधा ही उस बात पे चल रहा हो कि दुनिया में लड़ाई झगड़ा, दुनिया में खूनरेज़ी, दुनिया में इंसानियत मर रही हो, उन्हीं चीज़ों पे चल रहा हो, क्या वो कौन कौन से ममालिक को अपने इस धंधे के जाल में फंसाते हैं? जिसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं इंडिया।
इंडिया दुनिया का वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स करते हैं सेल्स की, और ये परसेंटेज बनाते हैं इंडिया सबसे ज़्यादा सेल्स करने हथियार की, वो है 11%। और दूसरे नंबर पे वो आते हैं मेरी और आपकी सऊदी अरबिया, जो बनाते हैं 9.6% ऑफ इंपोर्ट्स, जो हथियार से इंपोर्ट करते हैं, दूसरे ममालिक से मांगते हैं ज़राई मुबादला देकर या अपनी करेंसी देकर। तो थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर पर आते हैं कतर, जो 6.4% इंपोर्ट करते हैं हथियार्स की। पाकिस्तान का नंबर 7वें पोजीशंस पे आते हैं और ये बनाते हैं 3.7% ऑफ द टोटल्स इंपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, जो 3.7% है। तो इन सारी परसेंटेज को आप मिलाएं तो इसकी बिलियंस ऑफ डॉलर मनी बनती है। इतनी मनी है, इतना पैसा है कि अगर ये इंसानों पे खर्च होती हैं, इंसानों की बुनियादी ज़रूरियात, एजुकेशंस, हेल्थ और इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी तरह वो सारे बुनियादी ज़रूरियात जो मेरी और आपकी ज़रूरत है, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों अरबों लोग भीख मांगते हैं, जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी 2 वक्त की रोटी और उनकी वो सारे ज़रूरियात पूरी हो सकते हैं जिसका अक़वाम मुत्तहिदा सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ दूसरी बात कहना बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि वाई यूनाइटेड नेशंस इज़ डूइंग दिस ऑल थिंग्स, वाई द 5 members, why these 5 permanent members of the United Nations, Security Councils of United Nations is succeeding in all the missions they really want to move with। वो इसलिए क्योंकि we deserve this, हम इस चीज़ के लायक हैं। बिकॉज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिनकी हमेशा मेंटलिटी ये रहती हैं कि किस तरह अपने पड़ोस को तंग किया जाए, और पड़ोस की यह मेंटलिटी रहती है कि किस तरह आपको तंग किया जाए, जिस तरह के हमारे रीजन्स में चल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये सब कुछ देखना कुछ अनोखी बात नहीं होगी। यहाँ आप लोग ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि यूरोपियन यूनियन जैसे ब्लॉक अगर मिल के एक मजबूत ब्लॉक बना सकते हैं, एक ओपन बॉर्डर रिलेशनशिप बना सकते हैं, और उनकी करेंसी एक हो सकती है, उनकी डिफेंस, उनकी सिक्योरिटी, उनकी इंसानों की ज़रूरियात, बुनियादी फैसिलिटी ज़रूरियात, वो सारे वो मिल के अपने कॉमन इंटरेस्ट बना सकते हैं, कॉमन इशू बना सकते हैं और इस पे मिल के काम कर सकते हैं। क्या इस रीजन के करोड़ों लोग, इस रीजन के वो सारे लोग जो एक दूसरे के खिलाफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हथियार इस्तेमाल करते हैं हर साल, क्या वो ऐसा ब्लॉक नहीं बना सकते हैं? क्या वो सब मिलकर एक ऐसी डील साइन करें जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में अमन हो, इस पूरे रीजन में पीस हो? बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि किस तरह इस रीजन्स के लोग या पूरे दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, वो चाहे अरब ममालिक हो, वो चाहे इस रीजन के ममालिक हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या वो सारे ममालिक जो लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए हैं, आम इंसानों की खूनरेज़ी हो रही है मज़हब के नाम पे, या फिर बॉर्डर के नाम से, या फिर बिजनेसेस के नाम पे, तो ये बात आप लोगों को ज़रूर समझ आ गई होगी कि ये असल में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होती हैं। असल में उन्हीं ममालिक के बीच में कुछ नहीं चल रहा होता, उनके बीच में कुछ चलाने वाला अगर कोई होता है, वो सुपर पावर्स होते हैं, वो चैम्पियंस होते हैं, जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और नियरली नामुमकिन हुआ है हमारे लिए। यही वजह है कि कोई हम हल नहीं निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे सोशल मीडिया रिलेशनशिप इस तरह कायम दायम रहे। एंड टेल नेक्स्ट व्लॉग। खुदा हाफिज़।